Hello students, good morning all of you. Welcome back to my YouTube channel, The Learning Lighthouse. जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 22 जनवरी थी और कल के दिन ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए यूपीएससी ने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ना, जिसका हम सभी को आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब की बार जो पोस्टें आई हैं, टोटल पोस्ट 979 टोटल पोस्ट आई है, ठीक है, जिनमें आईएएस, आईपीएस और दूसरी तरह की पोस्टें। इनमें आईएफएस वो अलग पोस्ट है, उनकी अलग से पोस्ट है। जैसा यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसमें इसमें सिविल सर्विस एग्जाम का, सिविल सर्विस का, इसमें मेनली आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, मेनली इसमें ये पोस्टें होती है। अपर पोस्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है ना। अब यहां पर बात आती है कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होएगा, ये इसकी लास्ट डेट कब तक है। लास्ट डेट, जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी है। 11 फरवरी 6 PM तक, ठीक है। 11 फरवरी को आप 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि एज क्राइटेरिया क्या है इसमें, है ना, क्या है एज क्राइटेरिया। देखो, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, यहां पर मिनिमम एज जो है वो 21 साल है, ठीक है, 21 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स। अब देखो यहां पर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, मैक्सिमम एज में कुछ कैटेगरीज हैं उनको छूट प्रदान है, जैसे कि जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको वो 35 इयर्स तक, ठीक है। जो SC ST हैं, जो SC ST कैंडिडेट हैं वो 37 इयर्स तक यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओबीसी को 3 साल की छूट प्रदान है और जो SC और ST हैं उनको 5 साल की छूट प्रदान है, ठीक है। ओके, अब यहां पर जो मिनिमम और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया ये है। अब यहां पर बात आती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन? एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, इसमें आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में अपीयरिंग हैं तो आप तब भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, कंडीशन है कि आप सितंबर तक आपने अपनी डिग्री जो है वो सबमिट करवानी होगी, ठीक है। तभी जाकर आप क्या होगे, एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये तो क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन डिग्री। यहां पर आप चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो, आपके पास कोई भी डिग्री हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर बात आती है कि जो एज काउंटिंग है, क्या है एज काउंटिंग। कई बार काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि एज काउंटिंग क्या होती है, कहां से मतलब कौन से ईयर से एज काउंटिंग होती है इसमें। देखो, जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, है ना, उनका जो एज काउंटिंग है 2 अगस्त
1993 और 2004, ये जो है एज, इतने तक आप जो है, यानी कि आपका इससे पहले बर्थ नहीं होना चाहिए और इसके बाद का आपका बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ इतने इससे बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है वो क्या है, वो एज काउंटिंग होगी 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त, सॉरी, ये जो जनरल कैंडिडेट है इसका तो 1993 है। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका जो एज काउंटिंग होगी वो 1990, यानी कि जो उनका डेट ऑफ बर्थ है इसके बाद का नहीं होना चाहिए, सॉरी इससे पहले का नहीं होना चाहिए, 1990 से पहले का। ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और 2004 से बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि उससे पहले पहले का ही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, SC ST कैंडिडेट हैं, उनका 2 अगस्त 1988, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1988 से पहले का नहीं होना चाहिए, और ये कब तक, 2004 तक। ठीक है, यानी कि आपका, अगर आप SC कैंडिडेट ST कैंडिडेट हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1988 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 2004 से बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो क्या था, एज क्राइटेरिया। अब यहां पर बात आती है, जो फोटोग्राफ है, जो यूपीएससी मांगती है फोटो, ठीक है, फोटो में फोटोग्राफ, यहां पर फोटोग्राफ में आपका 3/4 जो फेस है वो उसमें दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, आपका जो फोटोग्राफ है लेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि बिफोर 10 डेज, यानी कि 10 डेज, 10 दिन से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी फोटो में आपका नाम और जिस तारीख को आपने फोटो निकलवाया वो जो है उसमें यहां पर आपका नाम और नीचे जो है क्या होगा, जिस डेट को आपने फोटो निकलवाया वो डेट आपकी यहां पर मेंशन होगी, ऊपर जो फोटोग्राफ होगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये तो फोटोग्राफ का था। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसके बाद बात आती है कि जो यूपीएससी को फॉर्म फिल करते हैं सबसे पहले हमने ओटीआर करना होता है। क्या, ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, ओटीआर की फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब इसका ओटीआर का फायदा यह है, अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओटीआर फिल करना है। जो न्यू कैंडिडेट है, अगर जिसने पहले अप्लाई कर रखा है, ओटीआर अपना कर रखा है, तो उनके लिए दोबारा से ओटीआर की जरूरत नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट क्या है, वो फॉर्म फिल करेंगे। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो पहली बार अटेम्प्ट देंगे, ठीक है, वो क्या है, वो ओटीआर करेंगे अप्लाई। इसमें इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको ओटीआर बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना, ध्यान से भरना है। ठीक है, अगर आपने करेक्शन कर दी, क्योंकि आपकी ओटीआर में आपकी सारी पर्सनल डिटेल आएंगी। ठीक है, उसमें एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, उसमें सब कुछ आ जाएगा आपका ओटीआर में। ठीक है, तो आपको सारी की सारी डिटेल जो है आपको बहुत अच्छे से फिल करनी है। ओके, इसके अतिरिक्त जो ओटीआर है, आपको एक चांस मिलेगा, अगर आप ओटीआर में कुछ भी करेक्शन हो जाती है, आप करेक्शन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जब आप फॉर्म फिल करेंगे ओटीआर के बाद आपको करेक्शन विंडो ओपन होगी। ठीक है, और जो करेक्शन विंडो ओपन होगी, आप अगर फॉर्म में या फिर ओटीआर में थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो किससे, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत डाल दी है, धोखे से आपके द्वारा कोई इंफॉर्मेशन डल गई है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो होगी 12 फेब से 18 फेब तक। ठीक है, तो आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। इस उसमें आप जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। आप सिर्फ ओटीआर में एक बार ही करेक्शन को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी करेक्शन ठीक नहीं कर सकते। अब देखो, ओटीआर आपका जो यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है ना, अगर आप उस क्वालिफिकेशन के फुलफिल कर रहे हैं उस क्वालिफिकेशन को,
तो आप वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी जो है इसके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सिविल सर्विस के अतिरिक्त और भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे सीएपीएफ है, सीडीएस है, एनडीए, ये सारे एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम, जियो साइंटिस्ट है, ये बहुत सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो सभी एग्जाम के लिए क्या करना आपने, आपका ओटीआर एक बार ही होगा, ठीक है। ओटीआर होने के बाद जब भी आप कोई भी पोस्ट आती है यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी किसकी, फॉर्म की। तो आपको अपना फॉर्म बहुत जल्दी अप्लाई करना है। हाँ, इसमें ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पहले आओ पहले पाओ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आप फॉर्म जल्दी अप्लाई करते हैं तो आपको, आपने जो पहली प्रेफरेंस डाली है एग्जामिनेशन सेंटर की, तो आपको वही मिलेगी। अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपको जो आपकी प्रेफरेंस है वो नहीं मिल पाएगा, आपको दूर जाना भी पड़ सकता है एग्जाम देने के लिए। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई करिए ताकि आप जो है अपने नियर बाई सेंटर प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो ये तो हमारी फॉर्म फिलिंग की बात थी, हमने देखा इसमें टोटल पोस्ट कितनी है। अब यहाँ पर बात आती है हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम की। अब देखो हमारे को ये पता है जो प्री एग्जाम है यूपीएससी का प्री एग्जाम है वो कब है, 25 मई 2025 को, ठीक है ना, 25 मई 2025 को। तो आपके पास समथिंग 4 महीने रहते हैं। आपको 4 महीने में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम की। देखो यहां पर आपको सबसे पहले जरूरी है कि जैसे इसमें ये जो एग्जाम कंडक्ट होता है यूपीएससी का सिविल सर्विस का, प्री में जो 2 पेपर होते हैं, ठीक है ना, प्री में क्या, प्री एग्जाम में कितने 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है वो जीएस का होता है, जीएस जनरल स्टडीज, ठीक है। और पेपर 2 होता है वो सीसेट, सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब जीएस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे जो जीएस में यूपीएससी जो मेंशन करता है सिलेबस, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। साथ में करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, इवेंट। ये आपके क्या है प्री एग्जाम में जीएस के पेपर में ये सब आपसे पूछा जाएगा। जबकि सीसेट में क्या है, जो जीएस का पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। जो सीसेट का पेपर है, सीसेट का पेपर इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, कितने हैं 80 क्वेश्चन। और ये भी कितने, ये भी 200 नंबर का है 200 मार्क्स, और ये भी 200 मार्क्स का है, ठीक है। कितने का 200 मार्क्स का। सीसेट में 80 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो सीसेट में कौन कौन से टॉपिक हैं, सीसेट में मेनली कंप्रीहेंशन, ठीक है। अब जो देखो कंप्रीहेंशन आती है सीसेट में वो मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू, अच्छा उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड इशू, साथ में इकोनॉमी से रिलेटेड जो इशू होते हैं, ज्यादातर जो सीसेट में इसमें कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप करंट अफेयर से जो करंट इवेंट है तो उनसे क्या अपडेट है तो आप उनको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें रीजनिंग का टॉपिक है ना, उसके बाद मैथमेटिक्स का टॉपिक है। जो सीसेट में जो ये कंप्रीहेंशन आती है, कंप्रीहेंशन यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्रीहेंशन के होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन बच जाते हैं, मतलब कि 45 से 50 क्वेश्चन वो मैथ और रीजनिंग के आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो है हमारा इसका सिलेबस है। पेपर 1 में जीएस में क्या है, और पेपर 2 सीसेट इसमें 80 क्वेश्चन है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीवाईक्यू का क्या रोल है इस एग्जाम में, क्या हमारे को टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। देखो
यहां पर पीवाईक्यू का बहुत रोल है इसमें। आपको जो यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं वो आपको अच्छे से देखने हैं, उससे आपको आइडिया होगा कि एग्जाम का ट्रेंड क्या है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो उससे आपको ये एनालाइज कर पाएंगे आप कि हॉट टॉपिक कौन से हैं। यूपीएससी क्या करता है, हर बार ज्यादातर वही क्वेश्चन पूछता है जो करंट से कोरिलेट करके, ठीक है ना, वो चाहे ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों, इन्वायरमेंट के हों, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, वो ज्यादातर करंट इवेंट से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा ये जानना जरूरी हो जाता है कि करंट जो पीवाईक्यू है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इससे हमारे को एक तो फायदा ये होगा कि हमारे को एनालिसिस पे इसका प्राप्त हो जाएगा कि जो इसका यूपीएससी के जो क्वेश्चन है इनका ट्रेंड क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। साथ में आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज से क्या फायदा है, टेस्ट सीरीज से ये फायदा है कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे आप हेजिटेशन ना हो आपको, है ना। कई बार क्या होता है जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम काफी हेजिटेट हो जाते हैं, जिस वजह से वो हर कोई एग्जाम में, हर कोई जो एग्जाम देता है उस टाइम में थोड़ी बहुत हेजिटेशन सभी को होती है, चाहे वो उसकी तैयारी कितनी भी। देखो यूपीएससी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी तैयारी बिल्कुल फुल है, ठीक है ना। तो इसमें यूपीएससी का ये पता नहीं है कि कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब देखो पिछले खासकर 2 साल से एग्जाम पैटर्न काफी चेंज हुआ है ना। खासकर 2023 का एग्जाम को देखें तो इसमें यूपीएससी इतना ज्यादा घुमाया है। यूपीएससी की जो 2023 की कट ऑफ है वो भी बहुत ज्यादा नीचे गई थी। जो जनरल की है वो 75 मार्क्स पर गई थी 200 में से, ठीक है। 200 मतलब कि क्या है, 75 क्वेश्चन, अगर 75 नंबर अगर किसी के जनरल कैंडिडेट के हैं तो उसका प्री एग्जाम क्वालिफाई था, ठीक है। तो आप इससे देख सकते हैं कि भी आपका एग्जाम का लेवल कैसा हुआ होगा, तभी जाकर इतनी बहुत कम कट ऑफ गई थी। तो यहां पर बात आती है कि आपको कम से कम 2023-24 का एग्जाम हुआ उसको आपको देखना है पेपर को, साथ में सीसेट के पेपर को भी आपको जब से कंडक्ट करवा रहा है सीसेट 2011 से, ठीक है ना। मेनली 2000 इसमें 14 का भी है। आप ये सीसेट के पेपर देखिए, आपको उसका एनालाइज प्राप्त होगा, ठीक है। आपको उसकी नॉलेज प्राप्त होगी कि भी सीसेट में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खासकर 2023 और 2024 में सीसेट में भी काफी ज्यादा चेंजिंग हुआ है क्वेश्चन पूछने को लेकर, ठीक है ना। तो आपको ज्यादातर 2023 और 2024 का जो सीसेट का पेपर उसको जरूर देखना है, वो चाहे सीसेट का हो या फिर जीएस का पेपर हो, ठीक है ना। आपको ये देखना है, समझे। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेटजी हमारी होनी क्या चाहिए। टाइम बहुत कम है तो आपको जितना ज्यादा रिवीजन हो रिवीजन करते जाइए। आपने जितना पढ़ा उतना पढ़ा, उसको बार बार रिवाइज करते जाइए। साथ में जैसे आपने पीवाईक्यू लगाया, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन गलत है उसका पीवाईक्यू में, तो आप उसको उस टॉपिक को दोबारा से पढ़िए, तभी जाकर आप जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे उस क्वेश्चन को दोबारा से। अगर उस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हमारे को क्या है, बीच बीच में आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं आप, हैं, क्योंकि जो मेंस एग्जाम में है, मेंस एग्जाम हमारा जो होगा इसका वो अगस्त के महीने में ही है, यानी कि ढाई महीने के आसपास आपको टाइम मिलेगा मेंस एग्जाम के लिए। तो आप साथ में हर रोज एक दो क्वेश्चन आप मेंस के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है अपना टाइम टेबल सेट कीजिए और इस हिसाब से अपना क्या है स्टडी कीजिए। आपको ज्यादातर जो फोकस करना है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। सबसे पहले ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में इसमें इन्वायरमेंट भी है, तो दोनों सेक्शन से मिलाकर आपके क्वेश्चन 30
30 से 35 क्वेश्चन आपके दोनों सेक्शन से मिलाकर आ जाते हैं, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट से। तो आपको इस सब्जेक्ट पर, इन दोनों पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी में भी हर बार 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। इतना ये ट्रेंड है, 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जैसे कभी कभार 12 भी हो जाते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि 15 से 18 इस बीच में एवरेज आ ही जाती है। उसके बाद हिस्ट्री भी मेडाइवल हिस्ट्री है ना, अच्छा एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। तो इन सभी सेक्शन को मिलाकर हिस्ट्री के भी कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के 22 से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद आपका जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मेनली क्या है, आपको कुछ एक ऐसे वो हैं सब्जेक्ट, आपको उनके ऊपर आपकी बहुत ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, जैसे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है। कम से कम इन पर तो बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। उसके अतिरिक्त आपके जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, अब जो है पिछले 5-6 साल से जो है यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन ऐड करने लग गया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी 5 से 7 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वो ज्यादातर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर करंट इवेंट होते हैं, ठीक है ना, क्या है, करंट इवेंट होते हैं, ओके। तो आपके हाँ, इसके अतिरिक्त आपकी इंडियन इकोनॉमी है। देखो ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट के बाद जो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी से 25 से 28 क्वेश्चन इतने देखने को मिल जाते हैं, 20, 22, 25, 28 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी से ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो भी करंट से रिलेटेड होते हैं, करंट इवेंट होते हैं, जो करंट अफेयर हैं वो ज्यादातर इसको कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो आपके ये सेक्शन आपके ज्योग्राफी इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, इकोनॉमी है, आपके कम से कम ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। अगर आप देखो करंट अफेयर का इसमें क्या रोल है, करंट अफेयर आपको लगभग 1.5 साल तक, ठीक है, 18 महीने का आपको करंट अफेयर से अपडेट होना चाहिए, है। करंट अफेयर पर आप अगर इतना ध्यान ना दो तो आप चल सकता है, लेकिन आपका स्टैटिक पोर्शन है आपका बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। अगर आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से कवर है तो आप करंट अफेयर को क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भी बिल्कुल ही ना पढ़े, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ये है कि भी आपने नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, तो करंट अफेयर में भी क्या है, आप अगर आपका ये पोर्शन, आपका ये जो सब्जेक्ट का पोर्शन आपका बहुत अच्छा है, तो आप करंट अफेयर को कम प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप करंट अफेयर बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि करंट अफेयर का योगदान फिर आपको जो मेंस एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हम करंट अफेयर से भाग नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था, जो यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन डाला उस पर था, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आएगा और आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। थैंक यू।